कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर करेंगे हाई लेवल बैठक। उत्तर प्रदेश को मिले 29 नए आईएएस अफसर, 29 पीसीएस अफसरों को प्रमोट कर बनाए गए आईएएस। नियुक्ति विभाग ने जारी किए प्रमोशन के आदेश। आज से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड हुआ खत्म। धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, नई शिक्षा व्यवस्था लागू होगी। राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे छात्र, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण संभालेगा जिम्मा। उन्नाव में बस और कार की जोरदार टक्कर, हादसे में कार सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत, कई लोग हुए घायल। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। सीएम योगी ने लिया मामले पर संज्ञान, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। और उत्तर प्रदेश में हुई मानसून की एंट्री, कई जिलों में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली बड़ी राहत। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जो कि अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां आपको बता दें कि एक रहस्यमयी बक्सा मिला है, जिसको लेकर अब जांच के दायरे को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में जांच और भी तेज हो चुकी है। योग केंद्र से रहस्यमयी बक्सा मिला है, बक्से पर राम राज्य कोष का QR कोड भी लगा है। पुलिस ने योग केंद्र पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके बाद यह बड़ा खुलासा हुआ। ऐसे में आपको बता दें कि चोरी का नाम आते ही योग केंद्र से भगाए गए थे आरोपी अविनाश अभिषेक को भगाया गया था। अब इस पूरे मामले पर तहकीकात की जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर पुलिस जांच लगातार जारी है। आरोपियों से जेल में पूछताछ भी एक तरफ की जा रही है, तो वहीं उनके ठिकानों पर भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे में मामले में अभी तक 80 लाख रुपए तक की बरामदगी का दावा किया गया है, लेकिन इस बीच एक बक्सा भी मिला है, जिसको लेकर लगातार जांच के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान जांच कर रही एसआईटी ने आरोपी अविनाश शुक्ला के कमरे से एक बक्सा बरामद किया, जिस पर राम राज्य कोष लिखा हुआ है और इस पर पेटीएम का एक QR कोड भी लगा हुआ है, जिसे स्कैन करते हुए पैसे भी लिए जा सकते हैं। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको ये बड़ी खबर साझा कर रहे हैं, आरोपी अविनाश अभिषेक को भगाया गया था। अब इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी लगातार जांच कर रही है, जहां यहां पर मौजूद कई योगाचार्य सीमा तिवारी ने आपको बता दें कि बताया भी कि अविनाश शुक्ला पिछले करीब 1.5 साल से अयोध्या में रह भी रहा था। और ऐसे में ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं चोरी बक्सा, QR कोड, अविनाश की चोरी डिकोड, जहां अविनाश शुक्ला के रूम से संदूक बरामद हुआ। संदूक पर आपको बता दें कि राम राज्य कोष लिखा हुआ, संदूक पर पेटीएम का बार कोड लगा हुआ है। कमरे से बरामद हुए हैं यहां पर कैश, जहां अविनाश के कमरे से 2 और बक्से बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि जो चढ़ावा चोरी के रुपए हैं वो उसी बक्से में रखा करता था अविनाश, जहां 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 राम मंदिर में कितना चढ़ावा आया वो भी आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं। दान पात्र में 54.79 करोड़, दान काउंटर में 18.88 करोड़, ऑनलाइन 8.33 करोड़ और कुल दान 82.78 करोड़। राम मंदिर में कैसे आता था चढ़ावा, आप इसको भी जरा समझिए, जहां टिन्नू यादव पर अब ठीकरा फोड़ा जा रहा है। चढ़ावा चोरी पर चंपत राय की तरफ से कहा गया कि जानकारी मिलते ही वो सक्रिय हुआ। अब ऐसे में चंपत राय की तरफ से यह भी कहा गया कि टिन्नू यादव की हालांकि कोई भूमिका इसमें देखने को नहीं मिल रही, लेकिन संदिग्धों को पकड़वाया गया, FIR दर्ज कराई गई है। ऐसे में टिन्नू ने गलत किया है, अंदाजा नहीं था। और ये टिन्नू यादव वही है जो चंपत राय का ड्राइवर था। अयोध्या से कलंक लेकर नहीं जाऊंगा, यहां पर चंपत राय की तरफ से कहा गया। साथ ही कहा कि मेरी कोई भूमिका नहीं है, मैं भले ही संदिग्ध दायरे में जरूर आता हूं, लेकिन जानकारी मिलते ही सक्रिय हुआ। इस बात का भी जिक्र यहां पर चंपत राय की तरफ से किया गया है। तो ये बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। जांच कर रही है एसआईटी ने आरोपी अविनाश शुक्ला के कमरे से एक संदूक बरामद किया, जिस पर राम राज्य कोष लिखा हुआ है। इस पर पेटीएम का QR कोड भी लगा हुआ है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर अब लगातार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और आरोपियों से पूछताछ करने के दौरान भी कई चीजों का खुलासा होने वाला है।
और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आप तक साझा कर दें, जहां आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी जो जांच कर रही थी 15 दिन की समय सीमा और बढ़ा दी गई है। यानी कि 15 दिन के लिए और यहां पर चीजें बढ़ा दी गई, जहां पर एसआईटी के पास 15 दिन का और समय है इस पूरे मामले को लेकर जांच करने के लिए। तो ये बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर। एसआईटी को अब 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है जांच के लिए। एसआईटी को दिया गया वक्त, जहां सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। चढ़ावा चोरी केस की 15 जुलाई तक अब एसआईटी की जांच होगी और 15 जुलाई की वो तारीख जब इस रिपोर्ट को आगे पेश किया जाएगा और उस रिपोर्ट में किस तरह से खुलासा होता है, इस पर पूरे देश भर की नजरें टिकी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जो है एसआईटी को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया जांच के लिए। एसआईटी को 15 दिन का जो समय दिया है वो 15 जुलाई को खत्म होने जा रहा है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच हो रही है। न सिर्फ 15 दिन का बल्कि पूरे एक महीने का जो अंतराल था, जो 15 दिन की पहले रिपोर्ट सौंपी गई और 15 दिन का जो अतिरिक्त समय दिया गया, इस एक महीने में किस तरह से चीजें एसआईटी के हाथ लगती हुई नजर आई है, जो एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाए, उसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया जाएगा। अभी महज 8 आरोपियों के नाम सामने आए जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन आने वाले समय पर शायद और भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। 4 यहां पर अधिकारियों को निलंबित किया गया था, लेकिन अभी और अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। अभी फिलहाल चंपत राय से पूछताछ की गई है, लेकिन अब बारी अनिल मिश्रा और गोपाल राव की है, जिनसे पूछताछ के दायरे को आगे बढ़ाया जाएगा। और ऐसे में कई ऐसे सवाल जो जानने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, उनके जवाब उसका जिक्र किया जाएगा। लेकिन देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ खुलासा सामने होता हुआ नजर आता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार एसआईटी की टीम जांच के दायरे को आगे बढ़ा रही है और 15 दिन का अतिरिक्त समय और बढ़ा दिया गया है। 15 दिन का यानी कि एक महीने की वो रिपोर्ट यहां पर पेश की जाएगी, जिसके आधार पर बकायदा ये मेंशन किया जाएगा कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अभी तक तहकीकात यहां पर की गई है। तो ये बड़ी खबर, जहां सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जाएगी। चढ़ावा चोरी केस की 15 जुलाई तक एसआईटी की जांच होनी है और उसके बाद ये रिपोर्ट पेश की जानी है, सरकार के समक्ष रखी जाएगी। उसके बाद कैसे और क्या कुछ कार्रवाई का सिलसिला देखने को मिलता है, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो लगातार बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर लगातार कई तरह के ऐसी चीजें क्लियर हो चुकी हैं जिसका अंदाजा यहां पर किसी ने नहीं लगाया था, लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई ये लगातार बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब किस तरह से चीजें क्लियर होंगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एसआईटी को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया जांच के लिए। एसआईटी को दिया गया वक्त, जहां सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच हो रही है। चढ़ावा चोरी केस की 15 जुलाई तक एसआईटी की जांच होगी और उसके बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी। और ऐसे में एसआईटी की जांच को लेकर अब किस तरह से चीजें क्लियर होंगी, न सिर्फ इस पर नजरें टिकी हुई है बल्कि और कौन कौन दोषी है जो इस पूरे मामले पर यहां पर नपता हुआ नजर आता है, जिस पर गाज गिरती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि उम्मीद और संभावना यही जताई जा रही है कि इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी को जो 15 दिन का समय दिया गया है उसमें कुछ और खुलासा हो सकता है। लेकिन उस खुलासे के दौरान किस अधिकारी का नाम सामने आता है, किस तरह से अधिकारियों पर गाज गिरती है और किसकी मुश्किलें बढ़ती हैं, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण। क्योंकि अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम को उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 दिन का और समय दे दिया है। अब 15 जुलाई तक अपनी विस्तृत फाइनल रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी, जहां आपको बता दें कि इसमें मनी ट्रेल और सबूत मेंशन किए जाएंगे। सरकार ने जांच का दायरा बढ़ा दिया ताकि आरोपी अविनाश शुक्ला और अन्य सहयोगियों द्वारा की गई धोखाधड़ी की मनी ट्रेल और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की गहनता से पड़ताल हो सके। इसके साथ ही जो बक्सा यहां पर मिला है, जिसको राम राज्य कोष का नाम दिया गया, उसका भी इस एसआईटी की रिपोर्ट में जिक्र किया जाएगा। योगी सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया, जहां आपको बता दें कि इसे 15 दिनों के भीतर यानी कि 1 जुलाई फाइनल रिपोर्ट देने को कहा था। प्रणवीर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणवीर, पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी है? क्योंकि एक तरफ देखिए राम राज्य कोष नाम का एक बक्सा मिला है जिसके सीधा कनेक्शन अविनाश शुक्ला आरोपी से जोड़े जा रहे हैं। इसको लेकर कुछ भी ऑफिशियल तौर पर स्टेटमेंट सामने आया? निश्चित तौर पे अभी तक किसी प्रकार से कोई ऑफिशियल बयान या ऑफिशियल बाइट तो नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से लगातार जांच हो रही है और कड़ियां बढ़ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा था
कि जांच होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आएगी और एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। उससे साफ देखा जा रहा है कि कार्रवाई भी हो रही है और जांच में तेजी भी आ रही है। कड़ियां और देखिए ऐसे में लगातार आपको जानकारी साझा कर रहे हैं किस तरह से शुरुआती डेडलाइन इस पूरे मामले पर की जाएगी। योगी सरकार ने जो 13 जून को एसआईटी का गठन किया था, इसे 15 दिन के भीतर ही फाइनल रिपोर्ट देने को कहा गया था, जिसके बाद यहां पर विस्तृत रिपोर्ट दी गई थी इस पूरे मामले की जानकारी। और ऐसे में 23 जून को जब रिपोर्ट सौंप दी गई थी, जिसके आधार पर मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। अब अंतिम रिपोर्ट के लिए 15 दिन और यहां दिया गया है समय, जहां 8 आरोपी इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। शुरुआती रिपोर्ट और 25 जून को दर्ज हुई एफआईआर के बाद मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। जिसमें अब आपको बता दें कि इसमें एक और खुलासा हुआ कि आरोपियों के ठिकानों से राम राज्य कोष लिखा हुआ एक बक्सा बरामद हुआ। जो संदूक बरामद हुआ है उसमें फर्जी पेटीएम क्यूआर कोड और भारी मात्रा में कैश भी बरामद हो चुका है। और इस बक्से का कनेक्शन सीधे तौर पर अविनाश शुक्ला से निकाला जा रहा है, जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि सब कुछ मिली भगत है, जिसमें कई लोगों की यहां पर नाम सामने आ रहे हैं। अब अयोध्या मामले में आरोपियों ने क्या कुछ कबूला वो भी आप समझिए। जो आरोपियों ने करोड़ों की चोरी की बात कबूल की है, बैंक खातों में हैसियत से अधिक लेन देन यहां पर पाया गया। एसआईटी ने तमाम पहलुओं को अपनी रिपोर्ट में मेंशन करेगी। आरोपियों की तरफ से कहा गया कि टिन्नू को सब कुछ पहले से पता था। ऐसे में टिन्नू यादव के पास गणना कक्ष की चाबी रहा करती थी और बैंक कर्मचारी जिसका नाम इसमें सामने आ रहा है वो टिन्नू यादव का दोस्त बताया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां केंद्र कैबिनेट की बैठक हुई। पीएम मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की, जहां कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे जिसको पटल पर रखा गया। गहनता से जांच में यहां पर मंथन किया गया और उसके बाद उन प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी जो सामने आई वो ये कि मोदी कैबिनेट में जल्द ही बहुत बड़े फेरबदल की संभावना है, जिसमें कई बड़े चेहरों को एंट्री दी जा सकती है, तरजीह दी जा सकती है, लेकिन कुछ बड़े चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, जिसका कारण सिर्फ 2027 के विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्य के ही नहीं बल्कि 2029 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसके लिए भी अभी से रूपरेखा तैयार की जा रही है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो कैबिनेट का विस्तार होगा उसमें सियासी दिशात अभी से बिछाई जाएगी। और यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से तस्वीरें क्लियर होती हुई नजर आती है। तो केंद्र कैबिनेट ने एक बड़ी बैठक की, पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है, जहां बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट में बहुत जल्द ही बड़े फेरबदल की संभावना है। हालांकि आपको बता दें कि जुलाई आज से शुरू हो चुका है, नए महीने का आगाज हो चुका है और इसके साथ ही ये पहला हफ्ता हो सकता है जब मोदी कैबिनेट में बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत जल्दी मानसून सत्र की भी शुरुआत होने जा रही है। और मानसून सत्र की शुरुआत होने से पहले मोदी कैबिनेट में फेरबदल जो है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ये बड़ी खबर जो आपको बता दें कि केंद्र कैबिनेट ने एक बड़ी बैठक की है पीएम मोदी की अध्यक्षता में। बैठक में कई ऐसे प्रस्ताव रहे जो देशवासी और जनहित से जुड़े हुए थे, जिनको पटल पर एक एक करके हर मंत्री हर मंत्रालय की तरफ से रखा गया। वो किस तरह से अपने विभागों में अपने मंत्रालय में काम कर रहे हैं, बकायदा इस चीज की जानकारी पीएम मोदी के समक्ष रखी गई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मंत्रियों के साथ इस पर गहनता से चर्चा की है और चर्चा करने के दौरान फिलहाल कई अहम प्रस्ताव दर्जन भर जिनको पारित कर दिया गया है, जिन पर अंतिम मुहर लग चुकी है। मोदी कैबिनेट में जल्द ही बड़े फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां केंद्र कैबिनेट ने एक बड़ी बैठक की है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मोदी कैबिनेट में जल्द बड़े फेरबदल की संभावना लगातार जताई जा रही है। अब ऐसे में बहुत जल्दी ये फेरबदल हो सकता है, कैबिनेट विस्तार हो सकता है, लेकिन कैबिनेट विस्तार के दौरान कौन कौन से वो नए चेहरे रहेंगे जिनको न सिर्फ तरजीह दी जाएगी, जिनको एंट्री दी जाएगी, बल्कि कुछ ऐसे चेहरे भी हो सकते हैं जिनको सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब वो बाहर का रास्ता जिनको दिखाया जा सकता है उसमें कई ऐसे बड़े नाम सामने आ रहे हैं जो शायद हर किसी को चौंका सकते हैं, जिसमें
आपको बताते चले कि न सिर्फ राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और भी कुछ नाम लगातार सामने आए हैं। स्नेह कमल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, मोदी कैबिनेट की जो बैठक हुई है इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे जिसको पारित कर दिया गया? रेल मंत्री सूचना प्रसारण मंत्री जब ब्रीफिंग करने वाले थे 2:30 बजे, उसका समय 3 बजे कर दिया गया है क्योंकि ब्रीफिंग अभी भी स्टार्ट हुई है। तो अभी ब्रीफिंग के बाद ही जो है पता लग सकता है क्या क्या इससे निर्णय हुआ है, क्योंकि अभी ब्रीफिंग चल रही है। अभी शुरुआती कोई निर्णय अभी ब्रीफिंग में पता नहीं लग पाया है। बिल्कुल स्नेह कमल, और देखिए ऐसे में जो ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे इसको बहुत जल्दी धरातल पर वो तस्वीरें क्लियर होंगी, लेकिन अब हर किसी की नजरें टिकी हुई है कैबिनेट विस्तार को लेकर कि कैबिनेट विस्तार कब तक होता है, कौन कौन से वो नए चेहरे होते हैं जिनको तरजीह दी जाने वाली है। जी, कैबिनेट विस्तार को लेकर जिस तरह से खबरें आई थी, मानसून सत्र, संसद का जो मानसून सत्र है, मानसून सत्र के पहले जो है मोदी सरकार अपने कैबिनेट का विस्तार और फेरबदल कर सकती है। और कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी कैबिनेट में छुट्टी हो सकती है, कुछ का विभाग बदल सकता है। जिस तरह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर जिस खबरें आई थी, सबसे पहले उन पर जो है ये स्पष्ट रूप से लगभग तय है कि कैबिनेट से उनकी छुट्टी होने वाली है। वहीं अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बात करें तो ऐसी चर्चा दिल्ली के साथ गलियारा में निर्मला सीतारमण को शिक्षा विभाग दिया जाएगा। और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, उनके बारे में है कि संभावना ये कि मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिलेगी और उन्हें वित्त मंत्री का पदभार दिया जा सकता है। निश्चित तौर पर साथ ही आपसे ये जानेंगे कि वो कौन कौन से बड़े नाम हैं जिनको सीधा बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है इस कैबिनेट विस्तार के दौरान। जैसे मैंने बताया कि जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है धर्मेंद्र प्रधान का है, जिनके पास शिक्षा मंत्रालय। उसके अलावा एक चर्चा और है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, इनके बारे में भी चर्चा है कि इनको जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल से जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसके अलावा 4 और मंत्री हैं जो किन्हीं अन्य कारणों से हटाए जाएंगे। इस वक्त पहला नाम जैसे जॉर्ज कुरियन जो है उनका 21 जून को जो राज्यसभा का कार्यकाल था समाप्त होकर, उसके बाद मोदी सरकार ने उन्हें राज्यसभा में रिपीट नहीं किया, तो उनका जो कार्यकाल जो है समाप्त होगा, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का भी जो राज्यसभा कार्यकाल है 21 जून को समाप्त हो चुका, लेकिन अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन संभावना है कि आने वाले 1 सप्ताह के अंदर रवनीत सिंह बिट्टू भी इस्तीफा देंगे। इसके अतिरिक्त जो 2 अन्य केंद्रीय मंत्री थे, जिसमें हर्ष मल्होत्रा का नाम है। हर्ष मल्होत्रा जो है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। तो वहीं वित्त राज्य मंत्री जो केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी थे, उन्हें जो उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया। इन दोनों को भी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल से जो इस्तीफा आने वाले को समय देना पड़ सकता है। तो ये 4 जो है नाम थे, रवनीत सिंह बिट्टू, हर्ष मल्होत्रा, पंकज चौधरी, इन तीनों का इस्तीफा होना अभी बाकी है और इनमें से एक जॉर्ज कुरियन ने पहले इस्तीफा दे दिया है। ठीक है स्नेह कमल, अब आगे किस तरह से और चीजें और तस्वीरें क्लियर होती है वो देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया स्नेह कमल आपका। और इस बीच एक और बड़ी खबर सहारनपुर से, जहां स्कूल चलो अभियान 2.0 का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि सहारनपुर में जो स्कूल चलो अभियान 2.0 का शुभारंभ हुआ, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अभियान का शुभारंभ किया गया। सीएम की तरफ से कहा गया कि अच्छी शिक्षा से अच्छे अधिकारी निकलेंगे, अच्छी शिक्षा से ही सही मार्ग मिलता है। नियत अगर अच्छी थी तो परिणाम अच्छे आए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प से सुधार हुआ है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, जहां पर आपको बताते चले कि स्कूल चलो अभियान 2.0 का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ की तरफ से कर दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अच्छी शिक्षा से ही सही मार्ग मिलता है। नियत अच्छी थी तो परिणाम अच्छे आए। ऑपरेशन कायाकल्प से सुधार हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हुए स्कूल चलो अभियान में किस तरह से बेहतरी के प्रयास किए जा रहे हैं इसका भी जिक्र किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि स्कूल चलो अभियान
सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर यहां पर शामिल हो रहा है और निरंतर इस तरह के प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि आज 1 जुलाई की तारीख, आज से नया शिक्षा सत्र का आगाज हो चुका है और ऐसे में स्कूल चलो अभियान, जहां आज बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उनको बेहतर यहां पर वातावरण मिले, माहौल मिले, उसका भी ध्यान यहां पर रखा जा रहा है और उसी के तहत यहां पर सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही देखने को ना मिल पाए। तो बड़ी खबर सहारनपुर से, जहां स्कूल चलो अभियान 2.0 का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभियान का शुभारंभ किया। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि अच्छी शिक्षा से ही अच्छे अधिकारी निकलेंगे। ऑपरेशन कायाकल्प में मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी अधिकारियों से, उद्यमियों से अपील की थी कि ऑपरेशन कायाकल्प में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में व्यापक रूप से सुविधाएं उपलब्ध करवा करके उनके संतृप्तिकरण के लक्ष्य को पूरा किया जाए। उसके पैरामीटर तय किए गए। हर स्कूल में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट हो, पेयजल की व्यवस्था हो, मिड डे मील में जो कुछ भी उन बच्चों को मिलता है हर दिन के आइटम पहले से तय हो, हर बच्चे के पास वहां पर स्मार्ट क्लास भी हो, डिजिटल लाइब्रेरी हो, हर बच्चे को हम सरकार की ओर से यूनिफॉर्म दे सकें, बैग दे सकें, बुक्स दे सकें, सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित कर सकें। अगली बड़ी खबर, जहां बरेली से नोएडा के लिए अब सीधी उड़ान की शुरुआत हो चुकी है। इससे न सिर्फ पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा होगा बल्कि रोजगार क्षेत्र में भी बहुत बड़ी सहूलियत सरकार की तरफ से दी जा रही है, क्योंकि जो ये शुरुआत हुई है उसके बाद से आपको बता दें कि आज से तस्वीरें सामने आने लगी है, जहां से सीधी उड़ान सेवा शुरू कर दी गई। 2 जुलाई से बरेली दिल्ली फ्लाइट का संचालन भी शुरू होगा। सांसद छत्रपाल गंगवार इस दौरान फ्लाइट सेवा का शुभारंभ करेंगे। तो ये बड़ी खबर, जहां बरेली से नोएडा के लिए सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत कर दी गई। आज से शुरू हुई सीधी उड़ान सेवा, जहां 2 जुलाई से बरेली दिल्ली फ्लाइट का संचालन भी शुरू होने जा रहा है। कई लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार भी मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पर्यटन क्षेत्र में भी यहां पर बहुत बड़ी सहूलियत देखने को मिल पाएगी। हालांकि महंगा यहां पर किराया हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो तमाम यात्री हैं उनको ट्रैवल करने में कोई परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है और इसी के चलते लगातार जो स्थिति देखने को मिल पा रही है उसमें सीधे तौर पर देखने को मिल सकता है कि किस तरह से लगातार बदलाव की स्थिति देखने को मिल रही है। और अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां लगातार अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कई तरह की सियासी बयानबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच पूर्वा विधानसभा से विधायक हैं अनिल सिंह, जिनका एक बड़ा बयान सामने आ गया, जहां मोरावा स्थित बीजेपी कार्यालय में आयोजित मन की बात कार्यक्रम के दौरान उन्होंने साफ कहा कि जिन्होंने मंदिर में चोरी की होगी उन्हें भगवान की तरफ से सजा जरूर मिलेगी और उन्हें गंभीर बीमारी हो सकती है। हालांकि उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि बीजेपी सरकार ऐसे लोगों को कड़ा दंड जरूर देगी और उनकी आने वाली कई पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। विधायक अनिल सिंह की तरफ से समाजवादी पार्टी पर भी हमला करते हुए उन पर आरोप लगाया गया कि वो जमीन हड़पने और गरीबों का हक छीनने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आज समाजवादी पार्टी के लोग भी राम नाम लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।
अब बात करते हैं पंजाब के संगरूर की, जहां एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की तरफ से लोगों से भी अपील की गई है कि जब बीएलओ आपके घर आएंगे गणना करने के लिए, तो उस दौरान अगर आप लोग भी सहयोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके साथ ही आपको बता दें, उनकी तरफ से बकायदा ये बताया गया है कि राज्य में लगभग 90% वोटर सूची की मैपिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है, जो बीएलओ और चुनाव आयोग के कर्मचारियों की मेहनत से संभव हुआ। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर वोटर सूची की पुष्टि कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद भी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी वास्तविक वोट को सूची से हटने नहीं दिया जाएगा, प्रक्रिया पूरी पारदर्शी रखी जाएगी।